हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 21 अगस्त 2022 को पूछे गए तीनों शिफ्ट के जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चंस आ चुके हैं। और जैसा कि आप लोगों ने पहले वाले वीडियो में भी देखा होगा कि एक एक क्वेश्चन पे 4-5 पॉइंट बताए जा रहे थे, बस उसी तरह इस वीडियो में भी आप एक एक क्वेश्चन पे 4-4, 5-5 पॉइंट्स देखने वाले हैं, जो कि आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगे। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रोटोजोआ जनित रोग कौन सा नहीं है, जिसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ था पायरिया, कालाजार, मलेरिया और एक ऑप्शन दिया हुआ था प्लेग, जो कि प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है। अब ये जानेंगे कि प्रोटोजोआ जनित रोग कौन कौन से हैं। तो देखिए इसका ट्रिक है पापा काम पे सोते हैं, जहाँ पे आपका पापा से हो जाएगा पायरिया, काम से हो जाएगा कालाजार और मलेरिया, पे से हो जाएगा पेचिस और सोते से हो जाएगा निंद्रा रोग। तो देखिए आप लोग यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि कालाजार रोग को लिस्मेनिया रोग भी कहते हैं, जो कि बालू मक्खी यानी कि सैंड फ्लाई से होता है। और ये जो मलेरिया रोग है ये किससे होता है, तो ये प्लाज्मोडियम परजीवी से होता है। इसके खोजकर्ता कौन है, तो इसके खोजकर्ता है रोनाल्ड रोस। और इसका औषधि किससे तैयार होता है, तो एक सिनकोना वृक्ष का छाल होता है, उससे कुनैन प्राप्त होता है और यही मलेरिया रोग का औषधि है। अगर पूछा जाए कि मलेरिया रोग से कौन सा अंग प्रवाहित होता है, तो देखिए मलेरिया रोग से आरबीसी रेड ब्लड सेल प्रवाहित होता है। और अगर ये पूछा जाए कि निंद्रा रोग का रोगवाहक कौन है, तो इसका रोगवाहक है सीसी फ्लाई, जिसे स्लीपिंग सिकनेस मक्खी कहते हैं और ये उसी के काटने से होता है। और चौथा ऑप्शन दिया गया था आपका प्लेग, तो ये है आपका जीवाणु जनित रोग और इसे काली मौत भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति क्या होती है। तो देखिए अगर आवृत्ति रेंज में देखा जाए तो तरंग 3 ही प्रकार का होता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर पूछा जाएगा तो इन्हीं तीनों में से पूछा जाएगा। तो देखिए आपका सबसे पहला है अपश्रव्य तरंग। इसका आवृत्ति जो होता है ये 20 हर्ट्ज से कम होता है, इसको इंसान नहीं सुन सकता। दूसरा होता है श्रव्य तरंग, जिसको इंग्लिश में ऑडिबल साउंड भी कहते हैं, और इसका आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है और यही तरंग इंसान सुनता है। तीसरा है यहाँ पे पराश्रव्य तरंग, जिसको इंग्लिश में अल्ट्रासाउंड कहते हैं, और अगर इसका आवृत्ति पूछा जाए तो इसका आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। और अगर ये पूछा जाए कि इसे कौन सुन सकता है, तो इसे चमगादड़ सुन सकता है। तो ये आप लोगों को याद रहे कि श्रव्य तरंग जो कि मनुष्य सुन सकते हैं और पराश्रव्य तरंग जो कि चमगादड़ सुन सकता है। और इसे उत्पन्न कौन करता है, तो पराश्रव्य तरंग को उत्पन्न करने वाला भी चमगादड़ है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग कौन सा स्तनधारी करता है। तो देखिए पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग चमगादड़ करता है, क्योंकि चमगादड़ अंधे होते हैं, इन्हें दिखाई नहीं देता है, तो ये पराश्रव्य ध्वनि को उत्पन्न करते हैं। जहाँ भी कोई दीवार होता है, कोई वस्तु होता है या कोई जीव जंतु, तो वहां से ये पराश्रव्य ध्वनि टकरा कर वापस आता है, जिससे इन्हें अंदाजा हो जाता है कि आगे में कोई वस्तु है। अगर पूछा जाए कि आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, तो देखिए आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि वाहन में पीछे से आने वाली वस्तु को देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि कार, मोटरसाइकिल, गाड़ी वगैरह में साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग करते हैं। तो देखिए साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, जिसको इंग्लिश में कॉन्वेक्स मिरर भी कहते हैं। और इस उत्तल दर्पण का काम है बड़ी बड़ी चीजों को काफी छोटा करके दिखाना। तो कभी भी आप कार, मोटरसाइकिल वगैरह का साइड मिरर में देखेंगे ना, तो आपको बैक साइड के सारे बड़ी बड़ी चीजें काफी छोटी दिखेगी, जिससे छोटे से मिरर में काफी ज्यादा स्पेस दिखाई देता है। अगर पूछा जाए अवतल दर्पण के बारे में, तो देखिए अवतल दर्पण को इंग्लिश में कॉनकेव मिरर कहते हैं और ये छोटी छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाता है। और इसका सबसे ज्यादा यूज डॉक्टर्स करते हैं आंख, कान, नाक, मुंह, गर्दन का जांच करने के लिए। सेविंग करने वाले भी इसका यूज करते हैं, डेंटिस्ट भी इसी का यूज करते हैं। इसके अलावा ये टॉर्च और वाहन का हेडलाइट में भी इसी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था NaOH किसका रासायनिक सूत्र है।
तो देखिए NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र है और सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा को कहते हैं। इससे रिलेटेड और भी रासायनिक सूत्र पूछे गए थे, जिसमें धोने का सोडा यानी कि वॉशिंग पाउडर जिसको सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, इसका रासायनिक सूत्र है Na2CO3.10H2O। नेक्स्ट है जिप्सम। जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4.2H2O और जिप्सम को 373 केल्विन पे गर्म करने पे इसका 1.5 अणु पानी का निकल जाता है और तब जाके प्लास्टर ऑफ पेरिस तैयार होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है CaSO4.12H2O। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिप्सम में 2H2O है और प्लास्टर ऑफ पेरिस में 1/2H2O। तो इससे पता चल रहा है कि इसमें केवल 1.5 अणु पानी का निकला है और जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बना है। नेक्स्ट है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंटा एसिड का रासायनिक सूत्र। तो इसका रासायनिक सूत्र है MgOH का होल ट्वाइस। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर, इसका रासायनिक सूत्र है CaOCl2। अगर पूछा जाए कि ब्लीचिंग पाउडर कौन सी गैस प्रवाहित करने पर बनता है, तो देखिए बुझा हुआ चूना में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर ब्लीचिंग पाउडर बनता है। बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र है CaOH का होल ट्वाइस। अगर पूछा जाए सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे गंधक का तेजाब भी कहते हैं यानी कि ऑयल ऑफ विट्रोल, इसका रासायनिक सूत्र क्या है, तो इसका रासायनिक सूत्र है H2SO4। अगर पूछा जाए कि किसके मिलने से अम्लीय वर्षा होती है, तो देखिए H2SO4 और HNO3 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के मिलने से अम्लीय वर्षा होती है। अगर अम्लीय वर्षा का pH मान पूछे तो इसका pH मान होता है 5.5। अगर पूछा जाए कि एक्वारेजिया किसका मिश्रण है, तो ये HCl और HNO3 यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण है। इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल 3:1 के अनुपात में होता है। नेक्स्ट है आपका कॉपर सल्फेट जिसको नीला थोथा भी कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र है CuSO4। तो इन सारे सूत्रों को आप याद रखिएगा क्योंकि इनमें से ही पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि आनुवांशिकता के जनक कौन है, तो देखिए आनुवांशिकता के जनक है जॉन ग्रेगर मेंडल। और क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे का प्रयोग करके आनुवांशिकता के नियमों की खोज की, तो देखिए ग्रेगर मेंडल ने आनुवांशिकता के नियमों का खोज करने के लिए मटर के पौधे का इस्तेमाल किया। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कितने मटर का पौधे का इस्तेमाल किए, तो इन्होंने 28,000 से 30,000 मटर के पौधे पर प्रयोग किए, जिसमें अधिकतर मटर के जो पौधे थे वो पाइसम सैटिवम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है, तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है टेस्ला। और ये कुछ इम्पोर्टेंट है जिनके मात्रक पूछे जाते हैं। तो देखिए विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, धारा का मात्रक होता है एम्पियर, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, शक्ति का मात्रक होता है वाट और एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होता है। शक्ति का फॉर्मूला है कार्य बटा समय। नेक्स्ट है आपका कार्य, तो देखिए कार्य का मात्रक होता है जूल और इसका फॉर्मूला होता है बल गुना विस्थापन। नेक्स्ट है आपका ज्योति तीव्रता, तो इसका मात्रक होता है कैंडेला। नेक्स्ट है आपका ओम का नियम जो कि 17 अगस्त को पूछा गया था, तो इसका फॉर्मूला होता है V = IR। प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है R = ρL/A। अगर यहाँ पे लेंथ बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा, अगर एरिया बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं, तो देखिए कोशिका की ऊर्जा मुद्रा ATP को कहते हैं। ये एक कार्बनिक यौगिक होता है, इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगर पूछा जाए कि ATP का निर्माण कहाँ होता है, तो इसका निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में और इसी माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कोशिका का शक्ति घर किसे कहते हैं, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। अगर ऊर्जा मुद्रा पूछे तो ये आपका ATP हो जाएगा। ATP का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगर आपसे पूछा जाए कि आत्मघाती थैली किसे कहते हैं, तो ये लाइसोसोम को कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं। और अगर
पूछा ये भी जा सकता है कि सबसे छोटी कोशिकांग किसे कहते हैं, तो ये भी राइबोसोम को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है। तो देखिए, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग ये होता है दांत, जो हम लोग के मुंह का अंदर होता है। ये हम लोग के दांत का संरचना होता है और ये जबड़े में कुछ इस तरह से लगा होता है। इसके ऊपर का जो परत होता है, ये जो लेयर है, ये इनेमल होता है और ये मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मानव द्वारा निर्मित पहला रेशा कौन सा है। तो देखिए, मानव द्वारा निर्मित पहला रेशा है नायलॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया जीवों के 5 जगत वर्गीकरण से संबंधित। तो देखिए, जीवों का 5 जगत में वर्गीकरण करने वाला और वर्गीकरण के पिता, ये दोनों अलग अलग है। तो वर्गीकरण के पिता है कैरोलस लिनियस और जीवों का 5 जगत में वर्गीकरण करने वाले हैं रॉबर्ट एच विटकर। इन्होंने जीवों को 5 जगत मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंगाई और एनेमिलिया में वर्गीकरण किया। तो ये जो आपका मोनेरा है, इसमें केंद्रक नहीं होता है, इसलिए ये प्रोकैरियोटी में आता है। और ये जो बाकी के 4 जगत हैं, इनमें केंद्रक होता है, इसलिए ये यूकैरियोटिक के अंदर आते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि एक कोशिक के जीव किसे कहते हैं, तो एक कोशिक के जीव होता है आपका प्रोटिस्टा। नेक्स्ट है आपका प्लांटी, जिसको पादप कहते हैं। इसमें कोशिका भित्ति होता है और ये जो फंगई है, इसमें भी कोशिका भित्ति होता है, लेकिन फर्क ये है कि पादप में जो कोशिका भित्ति होता है, ये सेल्यूलोज का बना होता है और फंगाई यानी कि फंगस में जो कोशिका भित्ति होता है, ये काइटिन का बना होता है। तो इन दोनों में यही अंतर है। लास्ट है आपका एनेमिलिया, जिसको जंतु जगत बोलते हैं। इसमें कोशिका भित्ति नहीं होता है, तो इनको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम क्लोन किस स्तनधारी जीव का तैयार किया गया था। तो देखिए, सर्वप्रथम सबसे पहले क्लोन डॉली भेड़, जो कि एक स्तनधारी जीव है, इसका तैयार किया गया था और ये करने वाले हैं इयान बिलमुट, जो कि स्कॉटलैंड के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कौन है। तो देखिए, इम्यूनोलॉजी इसका अर्थ होता है रोगों से लड़ने की क्षमता। तो फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी है एडवर्ड जेनर और इन्होंने एक वैक्सीन की खोज की थी, जो कि है चेचक रोग का। तो क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए कि चेचक का टीका का खोजकर्ता कौन है, तो चेचक का टीका का सर्वप्रथम खोज करने वाले हैं एडवर्ड जेनर। अब जब फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी पूछा गया, तो मे बी फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी पूछा जाए। तो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी है ल्यूवेनॉक। और अगर ये पूछा जाए कि जीवित कोशिका की खोज करने वाले कौन है, तो जीवित कोशिका की खोज करने वाले भी है ल्यूवेनहॉक। नेक्स्ट, अगर आपसे ये पूछा जाए कि रेबीज का टीका का खोजकर्ता कौन है, तो रेबीज के टीका का खोज करने वाले हैं लुई पाश्चर। रेबीज रोग को हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि पाश्चराइजेशन यानी कि किण्वन प्रक्रिया का खोज करने वाले कौन है, तो किण्वन प्रक्रिया की भी खोज करने वाले लुई पाश्चर है और इन्होंने 1857 में किण्वन प्रक्रिया की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो देखिए, मनुष्य के लार में एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, इसको टाइलिन भी कहते हैं। अगर अदर एंजाइम्स की बात करें तो एक होता है रेनिन एंजाइम, जो बच्चों में दूध का पाचन करता है, एक होता है लाइसोजाइम, जो जीवाणुओं का भक्षण करता है, और एक होता है पेप्सिन, जो प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि लैंगरहैंस द्वीप कहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए, लैंगरहैंस द्वीप अग्नाशय में पाए जाते हैं। तो अगर पूछा जाए कि अग्नाशय किन 2 ग्रंथियों का मिश्रित है, तो ये जो अग्नाशय है, ये अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथियों का मिश्रित है। अग्नाशय के बारे में और बात करें तो देखिए, अग्नाशय के अंदर होता है बीटा कोशिका, जो इंसुलिन हार्मोन का स्राव करता है और ये ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है, यानी कि ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि ब्लड शुगर या फिर मधुमेह रोग किस वजह से होता है, तो जब इंसुलिन हार्मोन स्राव नहीं होता है
तो उसी कारण से मधुमेह रोग होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। और अगर ये पूछा जाए कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि।